तुम चाहती थी ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं, तो लो अब मैं जा रहा हूं तुमसे दूर हमेशा के लिए। अब जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं नहीं आऊँगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस एक एहसान कर देना कि खुद से कभी मेरा नाम जुदा मत करना। वो कहता अपने आंसू साफ करता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब पता नहीं मुलाकात हो भी या नहीं, मगर मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी। वो कहता उसका हाथ देखता है, मगर नज़र वहाँ जाती है जहाँ कुछ रोज़ पहले सोहा ने उसका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखा था। वो दुख से उसे देखता, टेबल पर रखा एक पेन उठाता है और उसे सोहा की हथेली पर आराम से चलाता है। सोहा द खान, वो लिखकर ज़ेरे लब कहता है। द खान बस सोहा का है और सोहा बस द खान की। हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। मुझे माफ़ कर देना सोहा, तुम्हारा जालिम हमसफ़र बहुत बुरा है, मगर ये बस तुम्हारा है और अब ये सुधर भी गया है। लेकिन तुम नहीं देख सकोगी अपने सीधे जालिम हमसफ़र को। जब तुम्हें होश आएगा मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। मैं तो शायद अपनी मंजिल पर पहुँच भी चुका होऊंगा। वह कुछ सोचते हुए कहता है और फिर खड़ा हो जाता है। तुमसे दूर रहकर बहुत अजियत में रहूंगा। हो सके तो माफ़ कर देना अपने जालिम को। वह नम आंखों से कहता, उसके माथे पर प्यार की एक निशानी देता है और फिर कुछ देर उसे देखकर बाहर चला आता है। उसे पता था कि अगर यहाँ थोड़ी देर और रुका तो अपने वादे पर कायम नहीं रह सकेगा। द खान बाहर आता है तो रोहान, हालिम, अहद सामने ही बैठे उसके आने पर सर उठाकर उसे देखते हैं। वो उन्हें देखकर खामोशी से हालिम के बराबर में आकर बैठ जाता है। मैं जा रहा हूँ, वो कहता है तो तीनों नासमझी से उसे देखते हैं। कहाँ? कहाँ जा रहा है? अहद ही पूछ लेता है। पता नहीं, मगर बहुत दूर। मेरे जाने के बाद सोहा का ख्याल रखना और उसे कहना कि मैं जब तक नहीं आऊँगा जब तक वो न चाहे। अब वो कहता खड़ा होता है। लखान, अपने माँ बाप और दादी का तो सोचो, बस सोहा नहीं हम सब भी हैं यहाँ। अहद उसकी बात सुनकर कहता है। माँ बाप, दादी और बाकी सब भी मुझसे खफा हैं। मुझे सब किसी मुजरिम की तरह देख रहे हैं। कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा। वो कहता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह झूठ थोड़ी कह रहा था। यही सच था, कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। मुझ पर एक एहसान करना, सोहा को कभी खुला मत लेने देना। वो तीनों को देखकर कहता बाहर की तरफ जाता है। ये तो कोई इससे पूछे कि वो कैसे जा रहा था, मगर नहीं, कोई नहीं समझ सकता। वो बाहर आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता ही है कि हालिम उसे आवाज़ देकर रोकता है। द खान रुक तो ज़रा। हाँ, वो उसे देख के दरवाज़ा बंद कर देता है। क्यों जा रहा है यार? मत जा तू। यहाँ रहकर उसे यकीन दिलाना कि तू उससे मोहब्बत करता है। तू शर्मिंदा है। हालिम उसे देखकर कहता है। नहीं हालिम, यहाँ रहा तो वो मुझे देखकर और गुस्सा करेगी और उसकी नफ़रत मेरे लिए और बढ़ेगी, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। द खान, हालिम अफसोस से कहता है। हालिम, मैंने उससे मोहब्बत सच्चे दिल से की थी। अभी से नहीं, बहुत पहले से। जब उसे तकलीफ़ होती थी तो दर्द मुझे भी होता था। जब वो रोती थी तो दिल मेरा भी दुखता था। मगर मगर मैं अपनी बहन के बदले में अंधा हो गया था। काश काश ये सच मुझे पहले पता चल जाता तो आज ये दिन नहीं आता। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर कभी जाहिर नहीं करता था। वो बेबसी से कहता है। द खान, ये दुनिया ज़ाहिर को देखती है, बातिन को नहीं। जो तुम्हारे दिल में है तुम्हें चाहिए कि तुम उसे ज़ाहिर करो, वरना दुनिया कभी यकीन नहीं करती। अब तुम यही देख लो, सोहा अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करती थी तो आज सब उस पर तरस खा रहे हैं, जबकि अब किसी को तुम्हारे आंसू भी नज़र नहीं आ रहे। इसीलिए जो तुम दिल से हो वही तुम ज़ाहिर करो। हालिम उसे समझाता है तो वो उसे देखता रहता है और फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। अब कब वापस आओगे? जब सोहा मुझे माफ़ करेगी और खुद बुलाएगी। वो गाड़ी में बैठकर कहता है। अगर उसने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया तो? हालिम वैसे ही पूछ लेता है, मगर दखान को उसकी बात दिल पर लगती है, जिसे सुनकर वो अफसरदा हो जाता है। तो समझ लेना, दखान मर गया। वो कहता गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और हालिम की नज़रें दूर तक उसकी गाड़ी का पीछा करती हैं। खुदा ना करे कि अब दोबारा कोई हालिम बने। हालिम एक लंबी सांस लेता अस्पताल के अंदर जाता है। ये देखो, आहत खान के जाने के बाद सोहा के रूम में जाता है और जब वापस आता है तो अपना मोबाइल जो उसने हाथ में पकड़ा होता है रोहान को दिखाता है, जिसे रोहान नासमझी से देखता है। क्या देखूं? मैंने ये मोबाइल वीडियो पर लगा के अंदर रख दिया था ताकि दखान की बातें सुन सकूं और देख सकूं कि वो सोहा को देखकर क्या करता है। आहत वीडियो प्ले करके अपने हाथ में पकड़ता है और उसके बराबर बैठता है। हो सकता है उसे पता हो वीडियो बन रही है, तभी ऐसी हरकत कर रहा हो। रोहान आधी वीडियो देखकर कहता है। नहीं, ये मोबाइल मैंने छुपा कर रखा था। खैर, तुम्हें यकीन तो नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। आहत खान को सोहा पर झुकता देख वीडियो बंद कर देता है। ये वीडियो मैंने सोहा के लिए बनाई है ताकि उसे भी दिखा सकूं। आहत कहता है। रोहान चुप सा बैठा रहता है। कहाँ जा रहा है वो? कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया उसने। आहत के सवाल पर हालिम बाहर से आते हुए कहता उसके बराबर में बैठता है। तुम्हें क्या लगता है सोहा माफ़ कर देगी खान को? हालिम आहत के साथ बैठा चाय पीते हुए पूछता है। वो दोनों सुबह का नाश्ता करने अस्पताल की कैंटीन में आए थे, जबकि रोहान ने उनके साथ आना पसंद नहीं किया था। जहाँ तक मुझे लगता है नहीं, क्योंकि खान ने जुल्म की हद कर दी थी और मुझे नहीं लगता कि सोहा उसे माफ़ करेगी। आहत उसकी बात पर कुछ सोचते हुए कहता है।
मगर दखान ने मोहब्बत की भी तो हद कर दी थी ना। तुमने वो नहीं देखा कि कैसे वो मस्जिद में रो रहा था? मुझे लगता है दखान की दुआ से ही सोहा सेहतयाब हुई है। मगर अब क्या फ़ायदा इन सब का? पहले जो इंसान तुमसे मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत को तुम पाँव की जूती समझो और फिर जब वो मरने लगे तो माफ़ी मांग लो। ये कहाँ का असूल है? ठीक है, सोहा उसे माफ़ ना करे। आहत की बात पर हालिम अफसोस से उसे देखता है। आहत, वो शर्मिंदा है, उसे अफसोस है। मुझे लगता है सोहा उसे माफ़ कर देगी। वो लड़की जब तुम्हारी बनाई हुई वीडियो देखेगी ना, देखना उसकी मोहब्बत जाग उठेगी। चलो देखते हैं मेरी बात ठीक होती है या तुम्हारी। आहत जेब से पैसे निकालते हुए कहता है। पता नहीं दखान कहाँ होगा, मुझे तो उसकी टेंशन लगी है। वो जिस हालत में गया है ना, वो बस मैं ही जान सकता हूँ। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहता। वो बस इस डर से गया था कि सोहा होश में आते ही उसे देखकर गुस्सा करेगी। वो फिक्रमंदी से कहता है, वो दुबई ही गया होगा क्योंकि वहाँ उसका फ्लैट भी है और भला कहाँ जा सकता है। आहद उसके साथ बाहर आते हुए कहता है और हालिम बस खामोशी से उसके साथ कदम मिलाता है। दखान एयरपोर्ट पर कब से बेंच पर सर झुकाकर बैठा किसी गहरी सोच में था। साथ ही उसका सफरी बैग भी पड़ा था। तुम क्यों सबको तंग करते हो दखान? आज तुम्हारी वजह से सोहा इस हाल में थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था कि मेरे घर की बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है। अनवर गुस्से से उस पर धाड़ते हैं। दखान, मैं तुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मुझे तुझ पर मान था, मगर आज तुझसे मोहब्बत के साथ मान भी ख़त्म हो गया। दादी भी उससे मुंह फेर लेती हैं और वह चुप सा हाथ में सफरी बैग लिए नज़र झुकाकर खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। हर एक अपनी नफरत उस पर जाहिर कर रहे थे और वो भी सबकी नफरत सह रहा था। वो इसी लायक था, ये वो सोच रहा था। ये सब रोना धोना तुम्हारा सब दिखावा है, ये खून वाले कपड़े पहने रहना सब। अनवर कहते हैं तो वो नज़र उठाकर उन्हें देखता है। बाबा, ये दिखावा नहीं था, मुझे सच में। बस रहने दो दखान, अब तो तुम्हारे हर लफ्ज़ से झूठ की बू आती है। मुझे तो यकीन ही नहीं रहा तुम पर। अब तुम जा रहे हो, मुझे पता है, जाओगे दुबई, वहीं अपने फ्लैट पर, और फिर कुछ महीनों बाद वापस आ जाओगे। सोहा से माफ़ी मांगोगे और तुम कर भी क्या सकते हो? अनवर उसकी बात काट कर कहते हैं, जिस पर वो अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद करता है। दादी, अल्लाह हाफिज़। दखान मजीद जलील होता देख दादी के सामने सर झुकाकर कहता है, मगर दादी उसके सर पर हाथ रखने के बजाय उसे गुस्से से देखकर वहाँ से उठ जाती हैं। दखान, तुम इसी काबिल हो। अनवर भी कहते हैं अंदर की तरफ चले जाते हैं और दखान एक नज़र अपनी माँ को देखकर बाहर की तरफ जाता है। दखान के दिमाग में सबकी बातें, नफरत सब घूम रही थी। यही सोच सोच कर वो सर थाम कर बैठ जाता है। क्या मेरी गलती की माफ़ी नहीं है? दखान अभी सोच ही रहा होता है कि उसे अपने कानों में आवाज़ आती है, जिस पर वो सर उठाकर अपने सामने देखता है, जहाँ हालिम जेब में हाथ डाले खड़ा उसे ही देख रहा था। तुम क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। आपकी फ़्लाइट कब की परवाज़ कर चुकी है दखान साहब? हालिम हंसा हुआ उसके बराबर में बैठता है और दखान हैरानगी से पहले उसे और फिर सामने लगी बड़ी स्क्रीन को देखता है, जहाँ फ़्लाइट की टाइमिंग आ रही थी। मगर मैं तो 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता क्यों नहीं चला? वो परेशानी से कहता है। क्योंकि आपका दिमाग और दिल सोहा के पास था। मैं ऐसे ही तुझसे मिलने आया था, सोचा तुझसे मिलकर तुझे समझाऊंगा, मगर जब यहाँ आया तो तेरी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। अनाउंसमेंट सुनकर मैं वापस जाने वाला था कि नज़र मेरी तुझ पर पड़ी, जहाँ तू सोचों में गुम बैठा था। मैं आधे घंटे से वहाँ खड़ा था, मगर तू उठा ही नहीं और तेरी फ़्लाइट तुझे लिए बगैर ही दुबई चली गई। हालिम को बहुत खुशी होती है कि उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। कोई बात नहीं, मैं दूसरी टिकट ले लेता हूँ। वो कहता खड़ा होता है कि हालिम उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा देता है। मत जा यार, एक बार, बस एक बार सोहा का सामना कर, उससे माफ़ी मांग। तूने उसको तकलीफ़ दी थी ना, अब उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त कर। अगर ऐसे तू चला गया ना तो सोहा के साथ सब समझेंगे कि तू बुज़दिल है। मेरी बात मान ले प्लीज़, 1 महीना तू रह कर देख सोहा के साथ, बस 1 महीना। हालिम कहता है तो वो चुप सा उसे देखता है। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि सोहा को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दखान, मगर तूने ये भी तो कहा था ना कि जब तक सोहा नहीं चाहे, मैं सोहा को मनाऊंगा कि तुझे बस एक मौका दे दे। मुझे यकीन है वो राज़ी हो जाएगी। हालिम कहता है तो वो कुछ देर सोचता है। हालिम, तुम घर जा, मैं नहीं आऊँगा उसके सामने। दखान उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, जिस पर हालिम उसे अफसोस से देखता है। हालिम कहाँ गया है? दादी जो अभी सबके साथ अस्पताल आई थी, हालिम को ना देखकर राहत से पूछती हैं। वो दखान से मिलने एयरपोर्ट गया है, कहता है उसे वापस लेकर आऊँगा। वो बस एक बार कहेगा और वो आ भी जाएगा। रूहान तंजिया मुस्कुराता है। हमें माफ़ कर देना, हमें अगर पता होता कि सोहा हमारी बहू है तो हम कभी उसके साथ बुरा नहीं होने देते। दादी सामने बैठे गफ़ार को कहती हैं, जिन्हें सुनकर गफ़ार फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते हैं। अरे अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। जी, हमें तो बस दखान पर गुस्सा है। रूहान भी आगे आकर कहता है। बेटा, गुस्सा तो हमें भी है उस पर, मगर अब क्या करें, बेटा भी है वो हमारा। रुखसाना कहती हैं तो अनवर उन्हें गुस्से से देखते हैं, जिन्हें देखकर वो नज़रें झुका लेती हैं। बस
अब हम खुला ले लेंगे, हम अपनी बेटी को और तकलीफ में नहीं देख सकते। गफ्फार कहते हैं तो दादी को थोड़ा दुख होता है, मगर फिर वो खामोश रहती हैं। अंकल, सोहा से एक बार पूछ लीजिएगा, शायद वो नहीं चाहे खुला। अहद फौरन कहता है, वो क्यों? अब उसके निकाह में रहना चाहेगी जिसने उसे तकलीफ दी? रोहान गुस्से से कहता है, जिस पर अहद को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो खामोशी से वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाता है। कैसी तबीयत है अब सोहा आपकी? डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए पूछती हैं। ठीक है अब, मुख्तसर सा जवाब। गुड। अपने घर वालों से मिलना चाहोगी? वो सब बाहर बैठे हैं तुमसे मिलने के लिए, डॉक्टर प्यार से कहती हैं, जिस पर वो नीचे मुँह कर इस बात में सर हिलाती है। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ उन्हें, डॉक्टर कहती बाहर की तरफ जाती है और सोहा अपनी हथेली खोलकर देखती है जहाँ सोहा द खान लिखा होता है। उसे देख उसकी आंख से एक आंसू उसकी हथेली पर गिरता बह जाता है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर वो आंसू साफ करे बाहर की तरफ देखती है जहाँ से गफ़ार, आसिया, सैफ, रोहान, कशफ, दादी, अनवर, रुखसाना, अहद, जोहा और बच्चे अंदर आते हैं। कैसी है मेरी बेटी? गफ़ार उसके सर पर हाथ रख के बोलते हैं, जिस पर वो बस इस बात में सर हिलाती है। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें बिल्कुल इल्म नहीं था कि तुम मेरी बहू हो। रुखसाना आगे आकर उसे कहती हैं, जिस पर वो नफ़ी करती है। आंटी, अब क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मुझे आप सबसे कोई शिकवा नहीं है। और दखान से है? अहद फ़ौरन पूछता है, जिस पर सब सोहा की तरफ देखते हैं। नहीं, दखान से भी कोई शिकवा नहीं है, बस नफ़रत है। सोहा, तुम फिक्र मत करो, हम उससे खुला ले लेंगे। उस शख्स का नाम भी तुम्हारे नाम से जुदा कर दूंगा। बहुत तकलीफ दी है उसने तुम्हें। और रुहान सोहा की बात सुनकर फ़ौरन कहता है, जिस पर सोहा नीचे मुँह कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम। हालिम रूम में आते ही सबको सलाम करता है, जिसका जवाब सब ही एक ज़ुबान होकर देते हैं। और अहद उसे अंदर आते देख उसके पीछे देखता है जहाँ कोई नहीं होता। दखान कहाँ है? अहद उसके करीब आने पर पूछता है। वो चला गया, मैंने रोका उसे, मगर वो नहीं रुका। हालिम थोड़ा ऊंचा बोलता है ताकि सोहा भी सुने, और सोहा उसकी आवाज़ सुनकर नासमझी से उसे देखती है। सोहा को किसी ने नहीं बताया? हालिम सोहा को देखकर कहता है, जिस पर सोहा रोहान को देखती है। तुम आ गए हो, तुम बता दो, रोहान चिढ़कर कहता है। अजीब हो भाई, सोहा दुकान दुबई चला गया है। वो कहता है, जब तक नहीं आऊँगा, जब तक कि सोहा नहीं चाहेगी, और ये भी कहा है कि उसे कहना मुझसे खुला नहीं ले, ये उसका एहसान होगा मुझ पर। हालिम कहता है तो सोहा उसकी बात सुनकर खामोश रहती है। जालिम था ना, तभी जुल्म ही करेगा। अब दूर चला गया मुझे इस हाल में छोड़ के। अपने लिए नफरत तो देख लेता मेरी नज़र में। सोहा सोचती अपनी हथेली को देखती, अपने और दखान के नाम को हाथ से मसल कर मिटा देती है। दखान ने कहा और हमने मान लिया, हम तो लेंगे खुला, चाहे कुछ भी कर लो। सोहा, तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज़ है? रोहान कहता सोहा से पूछता है, जिस पर सोहा हालिम को देखती है। ठीक है, अगर लेना है तो कुछ महीनों बाद ले लेना, मगर अभी नहीं, अभी कुछ टाइम रुक जाना प्लीज़ सोहा। हालिम उसकी मिन्नत करता है तो सोहा कुछ नहीं कहती, वो बस चुप रहती है। अच्छा सोहा, तुम हमारे साथ जाओगी ना हवेली? जोहा उसके पास आकर बैठती है। नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी, वो मुस्कुराते हुए कहती है। सोहा प्लीज़ हमारे साथ चलो। जोहा मिन्नत करती है तो अहद फ़ौरन उसे टोकता है। जोहा, जब वो मना कर रही है तो क्यों फोर्स कर रही हो? उसे जाने दो अपनी फैमिली के साथ। अहद की बात पर वो सोहा की तरफ देखती है। सोहा, तुम चुप चुप क्यों हो? कुछ कहो, कोई बात करो, कुछ तो बोलो। कश्यप उसके पास आकर बैठती है। मुझे घर लेकर चलें, मेरा यहाँ दम घुटता है, वो कश्यप की बात पर कहती है। हाँ, मैंने डॉक्टर से बात की है, कल हम घर चलेंगे, तुम फिक्र मत करना। रोहान उसके सर पर हाथ रखता है, जिस पर वो इस बात में सर हिलाती है। आयदा खान को दुबई आए हुए 1 महीना हो गया था, और सोहा से दूर हुए भी। वो सोहा से बिल्कुल दूर हो गया था, ना उसे कॉल करता था, ना पाकिस्तान गया था। मगर अभी कुछ देर पहले कॉल ने उसे पाकिस्तान आने पर मजबूर कर दिया था। जहाँ दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो उसे ही बुला रही थी, और वो अभी यही सोच रहा था कि अगर सोहा से सामना हुआ तो। नहीं नहीं, वो जहाँ आएगी मैं उससे दूर हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है, वो खुद ही सोचकर कहता उठकर अपनी पैकिंग करता है कि तभी उसका मोबाइल बजता है। हेलो, वो मोबाइल कान से लगाता है। तुम आ रहे हो? आगे से अहद की आवाज़ गूंजती है। हाँ, आ रहा हूँ। आ रहे हो तो दिल बड़ा करके आना। अहद की बात पर वो बैग उठाते हुए रुक जाता है। क्या मतलब? सोहा खुला लेने के लिए राज़ी हो गई है। उसके भाई ने कहा है कि उसे कहो आते ही सोहा को छोड़ दे, वरना वो खुला ले लेगी। अहद उसे सारी बात बताकर कहता है, तुमने सोहा से पूछा है? वो भी यही चाहती है। उसे लगता है कि अहद कह देगा नहीं, वो नहीं चाहती, मगर जवाब बहुत मुख्तलिफ था। हाँ, मैं और जोहा गए थे उसके पास, मगर उसने कहा वो नहीं रहना चाहती दखान के साथ। वो कहती है उसे कहो मुझे छोड़ दे। दखान, अब तू क्या करेगा? अहद उसे कुछ ना बोलते देख कहता है, पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। मुझे लगता है कि अब मुझे वो करना पड़ेगा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। दखान कहता फ़ोन काट देता है, और अहद उसकी बात पर हैरान सा फ़ोन को देखता है। अब सोहा के सामने जाना ही होगा। वो बैग पैक करता खुद से कहता है, जबकि आंखें भी लाल हो रही होती हैं।
सोहा, दखान भी आ रहा है, अभी भी सोच लो तुम्हारा क्या फैसला है। जिंदगी तुमने गुजारनी है, रोहान ने नहीं। कश्यप उसके पास खड़ी कहती है, जो अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। भाभी, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे नहीं रहना दखान के साथ, ये मेरा आखिरी फैसला है। सोहा, मेरे पास बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। कश्यप उसे अपने साथ बेड पर बिठाते हुए कहती है, देखो सोहा, मैं ये नहीं कह रही कि दखान गलत नहीं है, वो गलत है, मगर उससे ज़्यादा गलत उसके घर वाले हैं, जिन्होंने उसे बताया नहीं। भाभी, बताया था उन्होंने, मगर दखान किसी की सुनते हैं जो अपने घर वालों की सुनते। सोहा को कश्यप की बात बहुत बुरी लगती है। सोहा, अगर दखान नहीं सुन रहा था तो उसे एक थप्पड़ मार के बताते कि देख तेरी बहन गलत थी। उसे गुस्से से कहते, क्या करता वो, घर से चला जाता ना, मगर सच्चाई तो पता चल जाती, और इस तरह फिर वो तुम्हारी जिंदगी तो आजाब नहीं बनाता। लेकिन उसके घर वाले इस डर से चुप रहे कि अगर उसे कहा तो वो हमें ही गलत समझेगा और फिर चला जाएगा हमें छोड़ के। कश्यप कहती है तो सोहा उसकी बातों पर गौर करती है, मगर फिर नफी भी करती है। मुझे बस इतना याद है कि दखान ने मेरे साथ गलत किया और मैं नहीं चाहती अब उनके साथ रहना, बात खत्म। सोहा कहती खड़ी होती है, दखान के बाद कर सकोगी किसी से शादी? कश्यप की बात पर वो रुक जाती है। बोलो, बताओ, बना सकोगी किसी को अपना हमसफर, या फिर दखान जैसी मोहब्बत कर सकोगी उसके साथ? कश्यप खड़ी होकर उसके पास आती है। मैं शादी नहीं करूंगी। ये तो तुम कह रही हो ना, मगर रोहान तो करेंगे, वो अभी से कह रहे हैं कि सोहा के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए। कश्यप उसे रोहान की बात बताती है। भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूंगी, और आप प्लीज़ मुझे मेरे फैसले पर खड़ा रहने दें। रोहान भाई से मैं बात कर लूंगी, वो कहती उसकी साइड से निकलती है। सोहा, शादी तो करनी पड़ती है, वरना अकेली औरत इस माशरे में एक पत्थर के बराबर है, जिसे हर कोई पाँव से ठोकर मारता हुआ निकल जाता है। हर औरत को एक मुहाफिज चाहिए होता है, जो बेहतर उसका शोहर ही होता है। कश्यप उसका हाथ पकड़ पकड़ के कहती है, भाभी प्लीज़ दखान की हमायत मत करें, मुझे नहीं रही उससे मोहब्बत। सब जहां उसे गलत कह रहे हैं, वहीं आप क्यों उसे ठीक समझ रही हैं? वो गलत है, उसने मेरे साथ जो किया वो आपको क्यों नहीं दिख रहा? सोहा एकदम ही गुस्से में आ जाती है। सोहा, सब उसे ऐसे वैसे क्यों नहीं देख रहे जैसे मैं देख रही हूँ? वो तुम्हारे लिए कितना रोया था, तुम्हें पता भी नहीं है, मगर तब भी किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। कश्यप भी सख्त लहजे में कहती है, वो ड्रामा था उसका बस, और कुछ नहीं। मुझे अहद ने दिखाई थी वीडियो, मगर मुझे तरस नहीं आया उस पर, मुझे नहीं रही मोहब्बत। वो आखिर में गुस्से से कहती है, जिस पर कश्यप उसे अफसोस से देखती है। बहुत पछताओगी सोहा दखान को खोकर। मैं उन्हें हासिल करके पछता रही हूँ भाभी, खोकर सुकून में आऊंगी। वो कहती बाहर की तरफ जाती है और कश्यप एक लंबी सांस लेकर वहीं बैठ जाती है। दादी के कमरे में इस वक्त सारे ही हवेली वाले मौजूद थे, जबकि दखान दादी के पास बेड पर बैठा उनके पाँव दबा रहा था। दखान, मेरी एक बात मान ले। दादी की बुझी हुई आवाज़ पर वो सर उठाकर उन्हें देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या दादी? सोहा से माफ़ी मांग ले, उसे वापस इस हवेली में मलका बना कर ले आ। दादी कहती हैं तो वो लब बेंच कर नीचे मुंह कर लेता है। दादी, मैंने बहुत माफ़ी मांगी उससे, मगर वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तुमने उसके साथ जैसा बहुत अच्छा किया ना, वो जो तुम्हें माफ़ कर देगी। अनवर सख्त लहजे में कहते हैं, बाबा आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने कत्ल किया हो, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। दखान अपने बाप की बात सुनकर गुस्से से मगर आहिस्ता से कहता है, तुमने कत्ल ही तो किया है, सोहा के जज्बात का, उसकी मोहब्बत का, उसने जो तुम्हारे साथ ख्वाब देखे थे उन सब का। तुम्हें भी कत्ल करने के बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। जमीश जो वहीं बैठी थी उसकी बात पर भड़क उठती है। जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे और सोहा के बीच में पड़ने का। मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ का दुख है। दखान भी उसकी बात पर गुस्से से खड़ा होता है। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे और सोहा के बीच में आने का। और किस दुख की बात कर रहे हो तुम? वो सीने पर हाथ बांध के सवालिया नजरों से कहती है, जबकि सारे कभी जमीश तो कभी दखान को देखते हैं, जो दोनों आज सही लड़ने के मूड में थे। तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारा निकाह मुझसे क्यों नहीं हुआ? दखान उसकी तरफ उंगली करे कहता है और जमीश उसकी बात पर तंजिया हंस देती है। खुश फहमी में मत रहो, मुझे दुख नहीं खुशी हो रही है कि शुक्र मेरा निकाह तुमसे नहीं हुआ, और वरना अगर मुझे निकाह के बाद पता चलता कि सोहा तुम्हारी बीवी है, तो तुम सोच भी नहीं सकते थे दखान कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती थी। जमीश दांत पीस कर कहती है, जमीश बैठ जाओ। दखान, तुम भी बैठो। रुखसाना दोनों को देखकर कहती हैं, एक मिनट मामा, ये किस बात का इतना भरम दिखा रही है, और तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती वहाँ रहते हुए, जहाँ तुम्हारा निकाह होने से पहले ही ख़त्म हो गया? अभी कोई इज्जतदार लड़की होती ना तो वापिस उधर का रुख ही ना करती। दखान की बात पर वहाँ मौजूद सभी मुंह खोले दखान को देखते हैं, और जमीश को जैसे चुप ही लग जाती है उसके अल्फाज सुनकर। दखान क्या बोल रहा है? दादी आहिस्ता से कहती हैं। दादी, और जो ये कहे जा रही है वो कोई नहीं देख रहा? दखान फौरन कहता है,
दखान अपने अल्फाज पर गौर करो। पहले तो मैं चाहती थी कि सोहा तुम्हारे पास वापस आ जाए। अब मैं उसे खुद जाके कहूँगी कि वो तुमसे खुला ले, कि किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले, ताकि उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो खुशियाँ तो दूर की बात है, वो मुस्कुरा भी नहीं सकेगी। जमीश सख्त लहजे में कहती, दखान को सही वाला गुस्सा दिला गई थी। जमीश, अपनी जुबान को लगाम दो वरना मैं इसे खींच लूँगा। दखान कहता उसकी तरफ बढ़ता है कि सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अनवर दखान के आगे आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं, जिससे माहौल में एकदम ही सन्नाटा छा जाता है। जबकि दखान मुंह पर हाथ रखे अनवर को बेयकीनी से देखता है। अपनी बीवी को तो इज्जत दे नहीं सके, तुमसे दूसरी औरत की इज्जत की क्या उम्मीद रखें? अरे अपना नहीं तो अपने खानदान का ही ख्याल कर लो। ये कज़न है तुम्हारी जिस पर तुम अभी हाथ उठाने वाले थे। अनवर शदीद गुस्से में कहते हैं, जबकि हालिम गुस्से से जमीश को देखता है, क्योंकि ना वो ऐसे अल्फाज कहती और ना उसे ऐसा करना पड़ता। काश बाबा, ये थप्पड़ आप मुझे उस वक्त मारते जब मैं ये यकीन नहीं कर रहा था कि राबिया ने खुदकुशी की है। आज जो मैं इस हाल में हूँ वो सब आप लोगों की गलती है। आप लोगों की वजह से मैंने सोहा के साथ इतना बुरा किया। बाबा, आप जो राबिया से नफरत जाहिर करते थे ना, तो मुझे इससे लगता था कि राबिया ने खुदकुशी की है। अगर आप मुझे आराम से बिठाकर समझाते तो क्या मैं समझता नहीं? जैसे बिजनेस की बातों के लिए मुझे बिठाते थे, आराम से समझाते थे, तो क्या उस वक्त नहीं बता सकते थे? अरे ये भी छोड़ें, मुझे कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि एक बार राबिया की डायरी पढ़ लो। दखान गुस्से से कहता है तो वहाँ जैसे सबको चुप लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसकी बात में सच्चाई थी ना। वैसे यहाँ पर ये अजीब ही लिखा है राइटर ने। जमीश ने ऐसा क्या कह दिया था? उसने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा है। बात तो उसने नॉर्मल सही तरीके से स्टार्ट की थी और आगे से मतलब दखान ने अजीब ही करैक्टर लिखती हैं। मतलब क्या कहूँ अब मैं, मेन करैक्टर को ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मोरल वैल्यूज़ तो अच्छी होनी चाहिए ना, और कुछ हो ना हो। खैर चलें। तुम्हें कहा तो था राबिया की डायरी पढ़ लो, तुमने क्यों नहीं पढ़ी? और अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमें बुरा कहने का। एजाज आगे आकर माथे पर बल लिए कहते हैं, तो मारते ना मुझे थप्पड़ जैसे अभी मारा है, करते मुझसे ऐसी ही नफरत जैसे अभी सब कर रहे हैं। क्यों नहीं? क्या उस वक्त ये सब जो अभी कर रहे हैं वो क्यों नहीं किया? वो भी वैसे ही कहता है। मुझे बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, बस इस वजह से कि मैं आप लोगों से दूर ना हो जाऊं। एक औलाद जो बची थी आपके पास, कर दिया इस औलाद को बर्बाद और ख्वार। सुकून मिल रहा होगा ना मुझे इस हाल में देखकर? हर किसी से, हर जगह से नफरत मिल रही है मुझे। वो गुस्से से कहता सबकी तरफ देखता है, जो सब चुप ही रहते हैं, और वो सब पर एक नज़र डाल के लंबे लंबे डग भरता बाहर की तरफ जाता है। ये हमेशा हमें परेशान करता है, देखना कभी इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। अनवर गुस्से से कहते सोफे पर सर थाम के बैठते हैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? रुखसाना फौरन कहती है, जबकि बाकी सारे खामोशी से बैठ जाते हैं। रोहान, सफा के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो आप कल चलेंगे ना मेरे साथ? कश्यप उसके सामने बैठकर बोलती है, जो किसी काम में मसरूफ होता है। तुम खुद चली जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। वो रूखेपन से कहता है, क्योंकि अभी तक रोहान को राबिया का सच पता नहीं चला था। तभी अभी तक उसे यही लग रहा था कि कश्यप ही राबिया और उसकी मुजरिम है। रोहान, कब तक आप ऐसे मुंह बनाकर रखेंगे? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आपको पता है इससे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? सफ़ा बड़ी हो रही है, वो समझती है कि उसके माँ बाप में नाराज़गी है। वो रोज़ मुझसे पूछती है कि वो अभी बोल ही रही होती है कि रोहान बेजार सा मुँह बनाकर वहाँ से उठ जाता है। रोहान, नाराज़गी अपनी जगह, मगर बच्चों के लिए हम एक तो हो सकते हैं। वो कहती है तो रोहान बाहर जाता हुआ रुककर उसे देखता है और कश्यप फ़ौरन खड़ी होकर उसके पास आती है। प्लीज़, बच्चों के मामले में हम एक हैं, आप कल मेरे साथ चलेंगे स्कूल? वो कहती है तो रोहान कुछ सोचकर इस बात में सर हिलाता बाहर चला जाता है, जबकि कश्यप बस खामोशी से कमरे में ही रहती है। सोहा, बेटा क्या कर रही हो? गफ़ार कब से सोहा को किचन में खड़ा देख पूछते हैं, जो ना जाने क्या कर रही थी। अब्बू, आज मैं सब के लिए बिरयानी बना रही हूँ। वो किचन से ही आवाज़ लगाती है तो गफ़ार के साथ आसिया भी मुस्कुरा देती है। चलो शुक्र, मेरी बेटी का दिल तो बहला, वरना मैं समझ रहा था अब ये हमेशा चुप ही रहेगी। गफ़ार अपनी आंखों से चश्मा उतार कर कहते हैं, हाँ अल्लाह का शुक्र है। वो गफ़ार साहब, आपसे एक बात करनी थी। आसिया उनका मूड अच्छा देखकर कहती हैं, हाँ कहो क्या बात है। वो उनकी तरफ पहलू बदलते हैं। मैं कह रही थी, सोहा अगर खुला ले लेगी तो क्या वो खुश रह सकेगी किसी और के साथ? मतलब मुझे नहीं लगता वो दुकान को भूल पाएगी। वो कहती हैं तो गफ़ार के माथे पर बल आ जाते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं आसिया बेगम? खुलकर कहें। गफ़ार माथे पर बल लाकर पूछते हैं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि एक बार सोहा को बिठाकर पूछ लें कि क्या उसकी मर्ज़ी है। ये ना हो बाद में वो पछताए। देखें आसिया बेगम, इस इंसान ने मेरी बेटी के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया है। मुझे नहीं लगता वो अब भी उसके हक़ में फ़ैसला देगी। तो बेहतर है आप भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि सोहा बाद में पछताएगी। गफ़ार थोड़ा सख्त लहजे में कहते हैं, जिन्हें सुनकर आसिया इस बात में गर्दन हिलाती है।
कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, बस बाहर से चांद की हल्की सी रोशनी पर्दों को चीरती अंदर दाखिल हो रही थी। कमरा एसी की वजह से ठंडा, जबकि सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली महक से कमरा महक रहा था। वहीं दखान सोफे पर पाँव सामने टेबल पर रखे हाथ में आधी सिगरेट को कभी होंठों से लगाता तो कभी जुदा करता। जुदा करने से एक धुएं का गोला उसके चेहरे को कुछ सेकंड के लिए ढक रहा था। वो गहरी सोच में था, तभी अपने कमरे में दाखिल होने वाले वजूद को देख नहीं सका। पता तो तब चला जब उसने कमरे की लाइट ऑन की। वो हालिम था जो खड़ा उसे ही देख रहा था। क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, वो उसे देखते ही कहता, मगर हालिम जाने के बजाय उसके सामने आकर बैठता है। दखान, तू क्यों कर रहा है ये सब? सबको परेशान देखकर अंकल की हालत क्या हो गई है? चल अंकल का नहीं तो दादी का ही ख्याल कर ले, वो बीमार हैं और तू उनके सामने ऐसे जहरीले अल्फाज बोल के आया है जिससे मेरा भी दिल दुखा है, तो क्या उनका नहीं दुखा होगा? हालिम कहता है तो वो सीधा होकर बैठता है और उसके सीधा होकर बैठने पर हालिम को उसके गाल पर थप्पड़ का निशान नजर आता है, जो अभी तक था मगर अब हल्का था। देख हालिम, तुझे कुछ नहीं पता, जहाँ गलती मेरी है वहाँ उन सबकी भी है, सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं हूँ सोहा को हर्ट करने में। चल मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, मगर ये जो आज जमीश ने बात की और बाबा ने मुझे थप्पड़ मारा, वो क्या ठीक था? वो माथे पर बल डाले उससे सवाल करता है। वो भी गलत था, मगर यहाँ ज़्यादा तो तू गलत है। हालिम कुछ सोचकर बोलता है तो दखान बेजार सा मुंह बनाकर पहलू बदलता है। दखान, सोहा के पास जा और उससे माफ़ी मांग ले, मुझे यकीन है वो तुझे माफ़ कर देगी। वो मुझे माफ़ नहीं करेगी और मैंने भी तो कसम खाई है, जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। वो अफसोस से कहता है, मुझे नंबर दे सोहा का। हालिम कुछ सोचकर बोलता है, क्यों, तूने क्या करना है? दखान हैरत से पूछता है, जिस पर हालिम खुद ही उसका मोबाइल उठाकर सोहा का नंबर ढूंढकर उससे होने मोबाइल पर मिलाता है, उसे अपने मोबाइल पर मिलाता है। ये लाइन होनी चाहिए थी। हालिम, तू क्या करने वाला है? दखान उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तू बस देखता जा। हालिम मुस्कुरा देता है, जबकि दखान घबराए हुए उसे देखता है जो मोबाइल पर नंबर मिला रहा होता है। सोहा, क्या कर रही हो? कश्यप उसके कमरे में आकर कहती है। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही ये किताब पढ़ रही थी। वो हाथ में ली हुई किताब की तरफ इशारा करती है। अच्छी बात है। वैसे आज तो माशाल्लाह से बहुत खुश लग रही हो, इस तरह रहा करो ना, अच्छी लगती हो मुस्कुराते हुए। कश्यप उसके पास बैठकर बोलती है, जिस पर वो मुस्कुरा देती है। भाभी, बज़ाहिर तो मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ, मगर मेरे अंदर जो तूफान है ना, उसे बस मैं ही महसूस और देख सकती हूँ। कोई दूसरा मेरे दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। सोहा कहती है तो उसके लहजे से ही उसका दुख जाहिर होता है कि वो कितना टूट चुकी है। कश्यप को यही लगता है। सोहा, तू क्यों फिर खुद के साथ जुल्म कर रही है? मेरी जान, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो। कश्यप उसका हाथ पकड़ के बोलती है। भाभी, पहले भी तो दिल की सुनी थी ना, क्या हुआ? कुछ हासिल हुआ? नहीं, मैं बस खाली हाथ रह गई। अब मैं दिल को अपने ख्यालात पर हावी नहीं होने दूंगी, मैं दिमाग की सुनूंगी। दिल तो दखान की ही तरफ जारी करता है, मगर दिमाग मेरा है, वो मुझे गलत सोचने नहीं देता। जो सच है बस वही बताता है। वो अपने आंसू पीकर दर्द से कहती है। सोहा, भाभी, ये मेरी ज़िंदगी है, प्लीज़ आप इसमें ना पड़ें। मैं दखान के साथ नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती। आप बार बार आकर मुझे मत समझाया करें, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। सोहा उसे दोबारा बोलते देखकर कहती है, जिस पर कश्यप खामोशी से कुछ देर उसे देखती वहां से उठकर चली जाती है। जबकि सोहा अभी अपनी किताब उठाने ही वाली होती है कि उसका मोबाइल रिंग करता है। ये उसका पुराने वाला मोबाइल था जो वो दुकान के साथ जाते हुए यहीं भूल गई थी, और अब जब मोबाइल उठाती है तो रॉन्ग नंबर देखकर रख देती है। क्या हुआ, उठा नहीं रही? दखान उसको मोबाइल कान से हटाता देखकर कहता है, नहीं यार, उठा नहीं रही, दोबारा ट्राई करता हूँ। वो कहता दोबारा मिलाता है। सोहा दोबारा कॉल होती देखकर कुछ सोचकर उठा लेती है। हेलो। सोहा की आवाज़ सुनकर दखान के लबों पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है जो हालिम से चुप नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम सोहा, मैं हालिम बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सोहा हालिम का नाम सुनकर मुस्कुराकर पूछती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? हालिम मजीद पूछता है। घर में सब ठीक हैं, वो कहती है तो दुकान के लबों से मुस्कुराहट फौरन गायब हो जाती है। मतलब वो ठीक नहीं थी, उसके दिमाग में यही ख्याल आता है। अच्छा, और क्या कर रही थी? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मैं बस वैसे ही बैठी थी। सोहा कहती है तो दखान हालिम को इशारे में कहता है। उससे पूछ, मेरी याद आती है? हालिम को उसका इशारा बिल्कुल समझ नहीं आता, मगर फिर भी जो उसे समझ आता है पूछ लेता है, मेरी याद आती है? हालिम कहता है तो दखान अपने माथे पर हाथ मारता है, जिस पर हालिम उसे घूरता है, जबकि वहाँ सोहा नासमझी से मोबाइल को देखती है। क्या मतलब आपका? सोहा पूछती है, जिस पर दखान मोबाइल पर हाथ रखे हालिम के करीब होकर कहता है, अबे साले पूछ, मेरी याद आती है, मतलब दखान की। दखान तो ऐसे कह रहा था जैसे सोहा उसी के इंतजार किए तो बैठी है। हालिम पूछेगा तो वो झट से कहेगी, हाँ मुझे दखान की बहुत याद आ रही है। हालिम उसकी बात सुनकर गुस्से से सोचता है, उसे खुद से दूर करता है। मेरा मतलब हवेली वालों की याद आती है?
जी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा मेरा आप लोगों के साथ। सोहा मुस्कुरा के कहती है, अच्छा सोहा तुमसे एक बात करनी थी। हालिम मेन पॉइंट पर आता है, जी कहें मैं सुन रही हूँ। वो क्या तुम एक बार दखान का सामना कर सकती हो? मतलब क्या तुम उसे अपने सामने आने की इजाज़त दे सकती हो? हालिम कहता है तो दखान की वहीं साँस रुक जाती है और सोहा का हाल भी कुछ ऐसा था। नहीं, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। सोहा सख्त लहजे में कहती है जिस पर दखान नीचे मुँह कर लेता है। सोहा बस उसे इजाज़त दे दो कि वो तुम्हारे सामने आ सके। देखो वो अभी इधर ही है और मुझे यकीन है कि तुम संडे को आ रही हो दादी को देखने, तो दखान भी इधर होगा। तो प्लीज़ उसे इजाज़त दे दो कि वो बस तुम्हारे सामने आ सके। हालिम कहता है तो दखान एक उम्मीद की किरण नज़र आती देखकर मोबाइल को देखता है। सोहा हालिम की बात सुनकर कुछ देर सोचती है और फिर ठीक है, मगर उन्हें कहिएगा कि किसी खुशफहमी में ना रहें कि मैं उनके साथ अब भी ज़िंदगी गुजारूंगी। सोहा के इन अल्फाज से दखान का बहुत दिल दुखता है और हालिम को खुदाफिज कहकर मोबाइल बंद कर देता है। अब तो कल तैयारी कर लाहौर जाने की। हालिम कहता है तो दखान नासमझी से उसे देखता है। क्या मतलब लाहौर जाने की तैयारी करूं? कल तो सोहा के घर जाएगा और उसके घर के हर फर्द से माफ़ी मांगेगा। तेरी वजह से उन सबको भी तकलीफ हुई है। हालिम कहता है तो वो उस बात में सर हिलाता है। ठीक है मैं कल जाऊंगा, मगर उससे पहले बाबा और दादी से माफ़ी मांगूंगा। उन्हें भी आज मेरी बातों से तकलीफ हुई है। हाँ गुड, बस अब मुझे डर है कि रोहान तुझे जलील ना करे। हालिम किसी डर की वजह से कहता है, हो जाऊंगा यार जलील भी, मैंने भी तो बहुत कुछ गलत किया है। द खान कहता सिगरेट जलाता है। हाँ मैं भी कल चला जाऊंगा इस्लामाबाद। हालिम कहता खड़ा होता है। क्यों, तुम कब आए थे? मैं परसों आया था दादी की तबीयत का सुनकर, और जमीश भी मेरे साथ ही आई थी और कल ही मेरे साथ वापस चली जाएगी। हालिम उसे ये भी बताता है कि जमीश पहले से यहाँ मौजूद नहीं थी, जिस पर द खान मुख्तसर सा जवाब देता है। अच्छा हाँ अब सो जा, ये छोड़ दे अपनी महबूब को। हालिम उसे सिगरेट होंठों से लगाता तंज करता है, जिसे सुनकर द खान हंस देता है। महबूब भी कह रहे हो और फिर छोड़ने का भी कहते हो, हद है यार। अगर छोड़ने का कहो तो महबूब मत कहो, और अगर महबूब कहो तो छोड़ने का मत कहो। द खान सोफे से टेक लगाकर कहता है, अच्छा तो फिर इस दुश्मन को छोड़ दो। हालिम वहीं खड़ा कहता है। द खान अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है, चाहे वो दुश्मन सिगरेट ही क्यों ना हो। द खान भी एक कश लगाता हुआ कहता है, तुमसे बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। द खान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता सिगरेट को होंठों से लगाने ही लगता है कि वो उधर से मुझे हर वक्त खुदकुश लगाते रहते, दो इधर ही से मुझे हर वक्त खुदकश लगाते रहते हो। हालिम उसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद होंठों से लगाता बाहर की तरफ जाता है और द खान हैरत से कभी अपने खाली हाथ को तो कभी हालिम को देखता है, जो लाइट बंद करता बाहर चला जाता है। यार ये क्या बदतमीजी थी, अगर पीनी थी तो बता देते, यूं मुंह से छीनने की क्या जरूरत थी। द खान कहता है, एक और सिगरेट उठाता, उसे जलाकर होंठों से लगाता, सोफे से टेक लगाकर बैठता है। ठीक है, मगर उन्हें कहिएगा कि वो किसी खुशफहमी में ना रहें कि मैं अब भी उनके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। सोहा की बात एकदम उसके दिमाग में आ जाती है, जिससे सोचता वो उदास हो जाता है। क्या सोहा या उसके घर वाले मुझे माफ़ कर सकेंगे या फिर बेइज्जत करके घर से निकाल देंगे? द खान न जाने कब तक यही सोचता रहता है और न जाने कितनी ही सिगरेट जलाता ख़त्म करता रहता है। अब जब तक उसे नींद ना आ जाए तब तक वो सोहा के बारे में सोचता, सिगरेट को जलाता, होंठों से लगाता रहेगा। बाबा मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। द खान कब से अनवर के पास बैठा उनसे माफ़ी मांग रहा था, मगर वो तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहे थे। वो तो आराम चश्मा लगाए अखबार पढ़ रहे थे। बाबा सॉरी। द खान ये अच्छा है, पहले तुम दिल दिखाओ और फिर माफ़ी मांग लो। अनवर उसकी बात पर गुस्से से कहते हैं, बाबा मैं सोहा के घर जा रहा हूँ उससे माफ़ी मांगने, आप मुझे माफ़ कर दें तभी मैं वहाँ जाऊँगा। वो उनकी बात सुनकर बस यही कहता है, ठीक है जब वो तुम्हें माफ़ कर दे तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। वो उसे देख अखबार को एक झटका देकर खोले अपने मुंह के सामने करते हैं। बाबा मैं। द खान तुम्हारी गाड़ी वो खड़ी हुई है। वो अखबार पढ़ते हुए कहते हैं तो द खान एक नज़र उन्हें देखकर खामोशी से उठकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। द खान गाड़ी में बैठने ही वाला होता है कि हालिम हवेली से आते हुए उसे आवाज़ लगाता है, जबकि उसके साथ जमीश भी होती है। पहली बार ससुराल जा रहा है तो खाली हाथ मत जाना, कुछ लेते हुए जाना। हालिम कहता है, माथे पर बल डाले उसे देखता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सोहा मैके गई है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ, माफ़ी मांगने जा रहा हूँ, और पता भी नहीं है कि माफ़ी मिलती है या जिल्लत। वो कहता सर झटकता है, तुम ना उम्मीद तो ना हो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हालिम को उस पर तरस आता है, जबकि वो हालिम की बात सुनकर मुस्कुराकर उस बात में सर हिलाता है। द खान वो सॉरी मैंने कल ज़्यादा ही बोल दिया था। जमीश उसे गाड़ी में बैठता देख शर्मिंदा सी कहती है तो द खान तंजिया मुस्कुरा देता है। नहीं तुम माफ़ी मत मांगो, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी, वरना कोई गलत नहीं हो सकता। मैं कुछ करता हूँ तो ही अगला बंदा मुझे कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नरमी से कहता गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा लेता है, जबकि जमीश और हालिम बस उसकी गाड़ी को देखते रहते हैं। सोहा को चाहिए अब माफ़ कर दे द खान को, वो कितनी मोहब्बत तो करता है ना। चलो गलती हर किसी से होती है, उससे भी अनजाने में हो गई, अब वो माफ़ी भी तो मांग रहा है। जमीश हालिम से कहती है, मगर हालिम तो किसी और ही सोच में होता है। हालिम मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो जैसे ख्यालों से बाहर आता है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। चलो, देर हो रही है हमें। वो उसे कहती आगे बढ़ती है कि हालिम की बात सुनकर रुक कर उसे देखती है। तुम चली जाओ, मैं 1-2 दिन तक आ जाऊंगा वापिस। अभी मैं लाहौर जा रहा हूँ। तुम्हारा कुछ ज्यादा दिल नहीं लग गया यहाँ? वो आईब्रो उठाकर पूछती है। हाँ, यही समझ लो। मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ छुड़वा देता हूँ, पहुंचकर मैसेज कर देना। वो कहता आगे की तरफ जाता है और जमीश कुछ देर वहीं खड़ी उसे देखती, फिर उसी के पीछे जाती है। अब पता नहीं हालिम के दिमाग में क्या चल रहा था। दखान कब से गाड़ी में बैठे सुहा के घर को देखते हुए सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं, जबकि बार बार अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को भी देख रहा था, जो बता रही थी कि वो पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ा बस सोच ही रहा था। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वो एक फैसला लेता है और फिर सामने शीशे में खुद का जायजा लेकर अपने साइड की सीट से कुछ फल और केक उठाता है जो इसने रास्ते से लिए थे। वो गाड़ी से उतरता सुस्त रफ्तार से चलता भी आखिर सोहा के घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो ही जाता है, जबकि उसका दिल घबरा भी रहा होता है। हाँ, दुकान दुरानी घबरा रहा था, डर रहा था। सोहा के घर जाने से, उसका सामना करने से, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखने से। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे को हल्का सा खटखटाता और फिर थोड़ा पीछे होकर खड़ा होता है। कौन है? अंदर से कश्यप की आवाज़ आती है तो वो थोड़ा सुकून में आता है कि चलो, पहला सामना उससे नहीं हुआ। कश्यप जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने दुकान को खड़ा देख हैरान रह जाती है और दुकान उसे हैरान देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दुकान मुस्कुराते हुए कहता है तो कश्यप भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ? उसे समझ नहीं आता वो यहाँ क्यों आया है। जी, वो मुझे आप सबसे और सोहा से मिलना था। सबसे? मगर क्यों? वो दोनों आईब्रो उठाकर पूछती है। जी, आप अंदर आने देंगी तो मैं बताता हूँ। यहाँ गली में अच्छा नहीं लगेगा। वो नज़रें झुकाकर कहता है तो कश्यप कुछ सोचकर दरवाजे के सामने से हटकर उसे अंदर आने का रास्ता देती है। आ जाओ। शुक्रिया, ये मैं लाया था। वो अंदर आकर अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपर कश्यप के सामने करता है, जिन्हें देखकर कश्यप मुस्कुरा देती है। इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, आप चलें आगे। वो कहता आगे की तरफ इशारा करता है तो कश्यप दरवाजा बंद कर अंदर की तरफ जाती है और दुकान उसके पीछे। अब्बू, मैंने बात की जमील अंकल से। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द अपनी दुकान तुम्हें ही बेचूंगा। रोहान गफार के साथ बैठा कहता है, जिस पर वो इसे कुछ कहने ही वाले होते हैं कि कश्यप को आते देख वो उसके पीछे दुकान को देखकर माथे पर बल डाले रोहान को देखते हैं। रोहान अपने बाप को देखकर जैसे ही मुड़ता है तो सामने दुकान को आते देख गुस्से से खड़ा होता है, जबकि सैफ जो वहीं बैठा था फौरन वो भी सीधा होकर बैठता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कश्यप, तुमने इसे इजाज़त कैसे दी अंदर आने की? रोहान पहले दुकान को और फिर कश्यप को कहता है। अंकल, दुकान हम सबसे बात करना चाहता है, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। कश्यप रोहान की जगह गफ्फार से कहती है। कोई ज़रूरत नहीं है हमसे बात करने की, निकलो मेरे घर से। रोहान, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अंकल, बस 10 मिनट दे दे, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दुकान कहता है तो गफ्फार कुछ सोचकर सामने सोफे की तरफ इशारा करते हैं। अब्बू, आप इसकी बात सुनेंगे? ये झूठा है, इसने मेरी बहन को। रोहान, 1 मिनट बैठ जाओ, सुन लेते हैं उसकी बात। गफ्फार को भी उस पर तरस आ ही जाता है और रोहान को भी मजबूरन बैठना पड़ता है। आंटी को भी बुला लें, साथ ही बात कर लेंगे। दुकान बैठकर कश्यप को कहता है तो वो उठकर आसिया के कमरे में जाती है और जब वापस आती है तो आसिया सर पे दुपट्टा लिए हैरत से पहले दुकान और फिर सबको देखकर गफ्फार के बराबर में बैठ जाती हैं। बोलो, अब क्या बात है? रोहान बेजारी से कहता है तो दुकान नजरें झुकाए बोलने के लिए लफ्ज़ तरतीब देता है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे पता है मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मेरी वजह से जो आप लोगों का दिल दुखा, उसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। वो कहता है तो सभी उसे गौर से देखते हैं। तुम खुद बताओ, तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया, क्या उसकी माफ़ी है? गफ्फार कहते हैं तो वो नफ़ी में सर हिलाता है। नहीं, मगर आप लोग दिल बड़ा करके मुझे माफ़ तो कर सकते हैं ना। एक मौका तो अल्लाह भी देता है, तो आप लोग भी मुझे एक मौका दे दें। मैं वादा करता हूँ सोहा को इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो पिछली सारी तकलीफ़ें भूल जाएगी। ये मैं बस कह नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा। वो सर उठा के गफ्फार और रोहान को देखता है। हमें यकीन नहीं है तुम पर। जो शख्स अपनी बहन का बदला ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। रोहान अपने माँ बाप को चुप देखकर कहता है। हाँ, मगर मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरी बहन ही गलत थी। उसने तो खुदकुशी की ही नहीं थी। दखान जख्मी सा मुस्कुराता है, जिस पर रोहान उसकी बात पर फौरन कश्यप को देखता है, जबकि कश्यप भी उसकी बात पर हैरानी से उसे देखती है। मतलब क्या? राबिया ने खुदकुशी नहीं की थी? कश्यप भी पूछती है, जिस पर वो नफी में सर हिलाता उन्हें सारा किस्सा बताता है। वो जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे रोहान का गुस्सा बैठता जाता है। मैंने खुद उसकी डायरी पढ़ी थी। अगर वो डायरी में पहले पढ़ लेता तो आज ये दिन नहीं आता। दुकान सारी बात बताकर उन्हें देखता है, जहां रोहान अब मुंह नीचे करे बैठा होता है, जबकि कश्यप के चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता है। अंकल, आंटी, रोहान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत था, मैं मानता हूँ। मैं सच कहता हूँ, सोहा को बहुत खुश रखूँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है तो गफ्फार अपना चश्मा उतारते हैं, जबकि रोहान तो कश्यप की तरफ शर्मिंदा सा देखता है।
ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर सोहा का जो फ़ैसला होगा हम वही मानेंगे। हम उस पर अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। गफ़ार साहब कहते हैं तो दखान मुस्कुरा देता है। जी ठीक है आंटी, आपने किया मुझे माफ़। वो आसिया की तरफ देखकर पूछता है, जिस पर वो उस बात में सर हिलाती हैं। मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। और मैंने भी। पहले सैफ और फिर कश्यप कहती हैं तो उसे जैसे सुकून आ जाता है, मतलब उसका यहाँ आना बेकार नहीं गया। रूहान तुमने? वो रूहान की तरफ देखता है जो सर झुकाकर बैठा होता है। रूहान ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब बंदा ये भी सोचे कि वो किसी को माफ़ करे तो अगला बंदा भी उसे माफ़ करेगा ना। रूहान की जगह कश्यप कहती है, जिसका मतलब सभी समझ लेते हैं सवाए दखान के। रूहान वाकई? दखान उसे देखता पूछता है तो बस बात में सर हिलाता है, जिस पर दखान तो मानो खुश हो ही जाता है। अब उसे यकीन हो गया था कि सोहा भी माफ़ कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपको पता नहीं है, मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो गया। अगर अब आप इजाज़त दे तो मैं सोहा से मिल लूँ, बस थोड़ी देर, पक्का? वो सबको मुस्कुराता देख पूछता है, अब जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहा था उससे मिले बगैर चला जाए, ये कहाँ हो सकता था। सोहा तुमसे मिलना नहीं चाहती? गफ़ार फ़ौरन कहते हैं, मैं मना लूँगा उसे, आप इजाज़त दे दें। वो कहता है तो गफ़ार आसिया की तरफ देखते हैं, जिस पर वो मुस्कुराती है, इस बात में सर हिलाती हैं तो गफ़ार भी इस बात में सर हिलाते हैं, जबकि रूहान बस चुप ही रहता है। शुक्रिया अंकल, वो कहता खड़ा होता है। सोहा का कमरा लेफ्ट साइड पर सबसे आखिर वाला है। कश्यप उसे मजीद बताती है, जिस पर वो इस बात में सर हिलाता कमरे की तरफ बढ़ता। दखान सोहा के कमरे के बाहर खड़ा होता है और फिर एक लंबी सांस लेकर अंदर दाखिल होता है, जहां सोहा सफ़ा और अहमर को की कहानी सुना रही थी। दखान भी दरवाजे पर खड़ा उसकी कहानी सुनकर मुस्कुरा देता है। वो दखान को देख नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपना बेड इस तरह से डेकोरेट किया था कि दखान उसे देख नहीं रहा था। फिर क्या हुआ फूफो? सफ़ा को स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर वो शहजादी शहजादे से नाराज़ हो गई। सोहा सफ़ा और अहमर को देखकर बताती है, जिस पर दखान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है। फिर शहजादे ने शहजादी से सॉरी किया और फिर शहजादी राजी हो गई और यूं वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दखान अहमर को गोद में उठाकर खुद सोहा के सामने बैठता मुस्कुराते हुए कहता है, और सोहा तो हैरान ही हो जाती है उसे अपने सामने देखकर। क्या हुआ बेगम साहिबा? मैं कोई खलाई मखलूक नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे देख रही हैं। दखान सोहा को खुद को हैरत से तकते देखकर हंसते हुए कहता है, आप कब आए और क्यों? वो थोड़ा संभल कर कहती है, मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ और तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे हिटलर भाई ने भी, वरना मुझे लगा था कि वो मुझे गुस्से में मारना ही ना शुरू कर दे। दखान थोड़ा मज़े लेते हुए बताता है, जब उन्होंने माफ़ कर दिया तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? उसे देखकर पूछती है, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वो ज़रा सफ़ा और अहमर को लेने आई थी। दखान कहने ही वाला होता है कि कश्यप कमरे में आकर कहती है, जिस पर सोहा नीचे मुँह कर लेती है। कोई नहीं। दखान अहमर को उसे देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तो यहाँ आया हूँ सोहा, मैं तुम्हारे लिए सबके सामने झुक रहा हूँ, सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अब तुम्हें भी चाहिए मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, मगर एक बार तो माफ़ी मिल सकती है ना। वो कहता उसका हाथ पकड़ता है, हाथ मत लगाएं मुझे, और सब माफ़ कर सकते हैं, मैं नहीं। वो अपना हाथ दूर किए कहती है, सोहा पर क्यों? सब ने वो अजियत नहीं सही जो मैंने सही थी। कोई मेरी तरह रात भर सर्दी की बारिश में खड़ा नहीं रहा था। मैं अकेली थी, कोई नौकरानी बनकर नहीं रहा था, और कोई एक कमरे में बंद रहा जहाँ छिपकलियाँ और चूहे भी थे, वहाँ भी बस मैं ही थी। तो कोई नहीं समझ सकता। आपने सबसे माफ़ी मांगी, ठीक, मगर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। सोहा तुम जो चाहे मुझे सज़ा दे देना, मैं तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे भी बारिश में खड़ा कर देना, एक रात के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए। जो सज़ा हो मुझे दे देना, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़। दखान आखिर में उसके सामने हाथ जोड़ देता है, जिस पर सोहा फ़ौरन खड़ी हो जाती है। ठीक है, माफ़ किया आपको, अब आप जाएं। तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया? सोहा थैंक यू। सोहा तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पर। दखान भी खड़ा होकर कहता है तो सोहा चुप ही रहती है। चलो हवेली चलते हैं, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। दखान कहता है तो सोहा मुस्कुराते हुए नफ़ी करती है, माफ़ किया है बस मैंने आपको, आपके साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो कहती है तो दखान की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। मतलब ये कि कल मैं कोर्ट आ रही हूँ भाई के साथ आपसे खुला लेने। आपको भी आया होगा ना फ़ोन मेरे वकील का? वो सीने पर हाथ बांध कर पूछती है। हाँ मगर सोहा वो तो पहले आया था ना, अब तो तुमने मुझे माफ़ भी कर दिया है। माफ़ किया है बस, ज़िंदगी नहीं गुजारनी। सोहा क्यों यार, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कह तो रहा हूँ मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। आप क्यों नहीं समझ रहे? मोहब्बत करते हैं ना मुझसे? बोले मोहब्बत करते हैं ना? वो गुस्से से कहती पूछती है, जिस पर दखान मजलूम सा मुँह बनाता है। खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। तो फिर मुझे आज़ाद कर दें, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। मोहब्बत करने वाले यही चाहते हैं कि उनका महबूब खुश रहे, तो मैं आपसे अलग होकर खुश रहूँगी, मुझे छोड़ दें। सोहा कहती है तो दखान का दिल बहुत दुखता है उसकी बात पर। इतनी नफरत करने लग गई हो? दखान को कहाँ यकीन आना था। आप खुद ही तो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए। लो हो गई नफरत, अब आप क्यों तड़प रहे हैं? सोहा उस पर तंज करती है।
सोहा मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ दखान। क्यों नहीं समझ रहे आप? मुझे नहीं रहना, मुझे आज़ाद कर दे, प्लीज़ छोड़ दे मेरी जान, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। वो इस बार चीख कर कहती है तो दखान की आंख नम हो जाती है। मेरे बगैर रह लोगी या मुझसे अलग होकर तुम खुश होगी? वो अपने आंसू पीकर पूछता है। हाँ, मैं खुश रहूंगी और आपके बगैर तो सुकून से रहूंगी। अभी आपके नाम के साथ मैं बेसुकून हूँ। वो कहती है तो उसकी आंख भी नम हो जाती है। ठीक है, कल कोर्ट में तुमसे मुलाकात होगी, कल तुम्हें अपने नाम से आज़ाद कर दूंगा। दखान कहता रुकता नहीं है बल्कि बाहर चला जाता है और सोहा वो खुद को संभालने के लिए एक बुक उठा लेती है, मगर फिर भी उसकी आंख से एक आंसू बह ही जाता है जिसे वो जल्दी से साफ करती बुक पढ़ने लगती है। दखान बाहर आता है तो सारे वैसे ही बैठे होते हैं। वो उन्हें देखता बगैर खुदाफिज कहे बाहर चला जाता है। इसे क्या हुआ? आसिया दखान को देखते हुए पूछती हैं। पता नहीं, आओ सोहा के पास चलें। गफार उठकर सोहा के कमरे की तरफ जाते हैं तो उनके पीछे ही बाकी सब भी। दखान, क्या हुआ? कुछ तो बता। दखान, हालिम जो दखान के लाहौर वाले घर में आ गया था, दखान को आते ही अपने कमरे में जाता देख फौरन उसके पीछे जाता है। दखान, क्या कहा सोहा ने? वो उसके कमरे में आकर पूछता है, जो अब सोफे पर बैठकर अपने शूज़ उतार रहा था। वो चाहती है कि मैं उससे अलग हो जाऊं, छोड़ दूं मैं उसे। इतना आसान है क्या यह सब? वो डर से कहता है। दखान, मेरी बात मान, तू छोड़ दे उसे। हालिम कहता है तो वो सर उठाकर उसे देखता है। हाँ, छोड़ दूंगा उसे। दखान कहता वॉशरूम की तरफ जाता है और हालिम बस लब बेंचे बाहर आ जाता है। अब पता नहीं कल का सूरज क्या लेकर आएगा। सफ़ा अहमद सो गए? रोहान कश्यप के कमरे में आते पूछता है, जिस पर वो बस इस बात में सर हिलाती है। तुम कहाँ जा रही हो? वो कश्यप को तकिया और चादर उठाता देख पूछता है। वहीं जहाँ रोज़ जाती हूँ। याद नहीं, आपने ही कहा था कि अब से तुम मेरे कमरे में नहीं सोओगी। तब से मैं बच्चों के कमरे में सोती हूँ ना, तो वहीं जा रही हूँ। कश्यप कहती है तो रोहान उठकर उसके पास आता है। कश्यप, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर हाथ भी उठाया और तुम्हें घर से भी निकाला था। रोहान शर्मिंदा सा कहता है तो कश्यप मुस्कुरा देती है। मुझे पता था आपको जब सच पता चलेगा आप खुद मुझसे माफ़ी मांगेंगे, तभी मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कहती है तो रोहान मुस्कुरा देता है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है? हाँ, बहुत, क्योंकि मैं समझती हूँ कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि सबको माफ़ करना सीखो। तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ? वो ठीक ही तो कह रही थी, माफ़ करने वाला तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये तो है। अब हमें सोहा को भी समझाना है कि वो भी दखान को माफ़ कर दे। कश्यप कहती है तो रोहान कुछ सोचकर उस बात में सर हिलाता है। रोहान, गलती सबसे होती है, माफ़ कर देना चाहिए। आप प्लीज़ सोहा को समझाएं। आज अब्बू ने भी तो समझाया था, बल्कि हम सब ने, तो क्या वो मानी थी? रोहान दोपहर की बात याद दिलाता है। अब कल उससे दोबारा बात करना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सोहा इतनी संगदिल कैसे हो सकती है? कश्यप सोहा को सोचकर कहती है। मुझे भी ये वाली सोहा तो नहीं लग रही जो कुछ महीने पहले थी। वैसे तुम सोहा से क्या बात कर रही थी? रोहान कुछ देर पहले की मुलाकात का पूछता है, जिस पर कश्यप उसे बताती है। सोहा, तुम इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई हो? वो तुमसे कितनी बार तो माफ़ी मांग रहा है, सबके सामने झुक रहा है। वो कितना रोया था तुम्हारे लिए। कश्यप को गुस्सा आ जाता है। भाभी, जब किसी की मोहब्बत को बार बार ठोकर मारोगे ना, तो वो पत्थर ही बन जाती है। मेरा दिल भी पत्थर का हो गया है। अब दखान के रोने या झुकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी पत्थर हो गई हूँ। सोहा गुस्से से कहती है तो कश्यप के पास अल्फाज ही नहीं होते कि उसे क्या समझाए। सोहा वाकई में एक पत्थर बन गई है। रोहान उसकी बात सुनकर कहता है, जिस पर कश्यप नीचे मुँह कर लेती है। अच्छा, तुम अब यहीं रहोगी ना, वहाँ मत जाना। रोहान कुछ याद आने पर कहता है, जिस पर कश्यप मुस्कुरा देती है। जी, यहीं रहूँगी आपके पास। कश्यप कहती है तो रोहान हंस देता है। कश्यप और रोहान की ज़िंदगी में तो दोबारा से खुशियाँ आ गईं, मगर अब कल देखना था कि क्या दखान सोहा को तलाक दे देगा। क्या वो दोनों अलग हो जाएंगे? क्या दोनों का साथ बस यहीं तक था, या फिर कोई और है जो उसे रोक लेगा? कौन? दादी? क्या दादी उसे अपनी कसम देगी? अब ये तो कल का सूरज ही बता सकता था कि कल दोनों जुदा होंगे या एक।